कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट की। यूपी टेट और सुपर टेट की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी समझते हैं, जानते हैं, तो यही प्रैक्टिस आपको सफल बनाएगी। इसलिए इन प्रैक्टिस सेशन से जरूर जुड़ा करिए। आप कंटेंट की क्लासेस कम ही करिए, लेकिन इसको जरूर देखिए, इनमें अपनी एनालिसिस करिए, इनसे अपनी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करिए, उसको पॉइंट करिए, उनको आप प्रैक्टिस कंटेंट क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लास में, पेड बैचेस की क्लास में, जहां भी आपको उसको दूर करना हो वहां दूर करिए, लेकिन इनको जरूर करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और पेन कापी उठा लें, क्योंकि आपका इन्वॉल्व रहना इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग सवालों को कर पाते हैं, कितने लोग सही से आंसर दे पाते हैं, यह मैं देखते जाऊंगा। तो अगर आप रेडी हो, आप तैयार हो, तो बोलिए एक बार हमें कमेंट कर दें। मैं स्टार्ट करूं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को, जो एक प्रैक्टिस क्लास के रूप में होगी। आपको टेट का क्वेश्चन दिखेगा, प्राइमरी का क्वेश्चन दिखेगा, कुछ जूनियर के भी दिख जाएंगे और सुपर टेट के दिख जाएंगे। इसमें केवीएस का सवाल है, इसमें डीटीएफएलएसबी का सवाल है, कई अच्छे अच्छे सवालों को मैंने इसमें मिक्स एंड मर्ज कर रखा है। तो आइए अब देर ना करते हुए पहले सवाल से हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल सवाल कैसे आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है और जितने लोग कर सकते हैं प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पर आप ट्राई करें। एक नंबर है, देखिए 4/3, भिन्न है कुछ अपने पास, -2/9 है और -7/8 है, इसके अलावा 5/12 है। इसने हमसे कहा यदि इनको आरोहण क्रम मतलब आरोही क्रम में, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखवा दिया हूबहू जैसे एग्जाम में आता है। इनको अगर आरोही क्रम में लिखा जाए तो इसने हमसे कहा कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। आरोही क्रम का मतलब ही होता है, आप सबको पता है, बड़े से छोटा, सॉरी छोटे से बड़ा, वो तो अवरोही हो जाएगा, ठीक है। छोटे से बड़ा, मैंने आप लोगों से कल भी कहा था, इसके पहले की क्लास में भी कहा था कि आप सभी लोग जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उनको जरूर अच्छे से ऑब्जर्व करिए। छोटे से बड़ा मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, यही आरोही क्रम होता है और उसी हिसाब से हमको इसको कनेक्ट करना है। एक बात तो आपको समझ में आता ही होगा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर दिया गया है तो देखने से कंफर्म है कि ये लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम रीड करें तो पॉजिटिव संख्याएं तो बड़ी ही होंगी, चाहे कितना भी छोटा नंबर दिख रहा हो, नेगेटिव तो उसकी तुलना में छोटा ही होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए ये दो छोटे लोग हैं, समझिएगा, और ये दो बड़े लोग हैं। हम इसको ही फेस करके बिना एलसीएम के भी आंसर कर सकते हैं। ये दो लोग क्या हैं बताइए, छोटे लोग हैं, ठीक है। ये दो लोग छोटे मतलब शुरुआत इन्हीं में से किसी एक से होगी और दूसरे नंबर पर इन्हीं में से कोई एक आएगा। इसके बाद इन दोनों लोगों की बात की जाएगी और बहुत आसान है कंपैरिजन करना। मैं आपको सबसे पहले कह दूं कि आप इनको बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, बहुत ही बेसिक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने की कोशिश करिए। जैसे -2/9 है और -7/8 है, कुछ मत करिए। 8 दूना कितना होता है 16, चलिए 9 सते कितना होता है 63। नेगेटिव में कोई जितना बड़ा होगा उतना ही वह छोटा होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें इसकी, तो यह जो देखने में आपको छोटा लग रहा है दरअसल ये बड़ा होगा, और जो देखने में बड़ा लग रहा है दरअसल यह छोटा होगा। इसलिए अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले -7/8 आएगा, मतलब सबसे पहले ये आएगा। इसके बाद इसका नंबर आएगा -2/9 आएगा, -2/9 आया, तो -7/8 आया, फिर -2/9 आया। अब उन पॉजिटिव नंबर्स पर चलते हैं जो अपने पास दो रखे हैं दिए, एक 4/3 है, 5/12। अगर हम थोड़ा सा इनको कंपेयर करें, एक 4/3 है और एक 5/12, थोड़ा आप भिन्नों को देखिए, एकदम आंख बंद करेंगे तो भी उत्तर दिखेगा। कैसे दिखेगा सुनिए। दरअसल ये जो नंबर हैं भिन्न, आपको ये जो दिख रहा है ना, इम्प्रॉपर दिख रहा है। जो इम्प्रॉपर होते हैं वो एक से बड़े होते हैं, एक से बड़े हैं, और यह प्रॉपर है जो एक से छोटा है। तो ये तो श्योर हो गया, इनमें 5/12 छोटा है, उसके बाद 4/3 बड़ा है, तो इसके बाद नंबर आना चाहिए 5/12 का और अगला आना चाहिए 4/3 का। अगर यही व्यवस्था कहीं दिख रही है तो आप इसी को फॉलो करें, -7/8, -2/9, 5/12, 4/3। अगर आप बता रहे हैं तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बातों को? यस, बिल्कुल आपके कमेंट्स बी ऑप्शन ही दिख रहे हैं, सभी के लगातार मैं देख पा रहा हूं, और यही आपका एक्चुअल आंसर भी होना चाहिए। बी ऑप्शन -7/8, -2/9, +5/12 एंड 4/3। दिमाग थोड़ा लगाइए, बहुत उलझिए मत, आंसर आ जाएगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। आंसर आएगा, उलझना नहीं है, सुलझाना है चीजों को। सुलझाएंगे तो 100% चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सेशन को सभी लोग लाइक करते चले, इतनी जिम्मेदारी आप लेकर चले, बाकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप सेशन को लाइक करते चलिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना ही आपको करना है, और शेयर करते चलिए। जितनी रीच आप मुझे देंगे उससे कहीं ज्यादा रीच और कहीं ज्यादा सफलता के स्तर तक मैं आपको पहुंचाऊंगा।
ये मेरा आपको जो है वादा है, आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग, जैसे उसकी एक यात्रा उसने तय किया कहीं जाना है, तो वह क्या कर रहा है, अपनी यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है, बस से जाता है। जितनी कुल डिस्टेंस होती है उसका 9/20 हिस्सा वो बस से जाता है। शेष बची दूरी 10 किलोमीटर, जो बचता है वह 10 किलोमीटर है केवल, वह पैदल जाता है। ठीक है, उसकी कुल यात्रा की लंबाई हमको बतानी है कि एक्चुअली कुल लेंथ कितनी थी। ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सोचना बहुत ही क्लियर है। कैसे, सुनिएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि वह अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग, इस लाइन को देखते ही समझ में आ रहा है कि यह कुल यात्रा है, जो 20 है ना, यही कुल यात्रा है, यही कुल यात्रा है। बहुत ध्यान से देखना, यही कुल यात्रा है। और इस यात्रा का 9/20 मतलब यह इतना भाग, इतना भाग वह जाता है किससे पता है, बस से जाता है। मतलब अगर 20 कुल यात्रा की लेंथ है, 20 कुल यात्रा की लेंथ है, तो वह 9 भाग कवर करता है बस से, 9 भाग कवर करता है बस से। और शेष क्या बचता होगा आप खुद सोच लीजिए। जैसे हमने कहा अगर 20 कुल यात्रा है, इस तरह के सवालों को ऐसे ही रीड किया जाता है जैसे मैं करा रहा हूं। अगर आपको कह रहा है कि अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग, तो मानिए कुल उसकी यात्रा 20 है, उसका 9 भाग वह बस से तय करता है। अब आप खुद सोचकर बताइए बचा क्या, 20 में से 9 निकाल दे, 11 भाग बचेगा। 11 भाग वह पैदल तय करता है, यही लिखा होगा। देखिए, शेष बची दूरी वह पैदल तय करता है, और शेष बचा दूरी जो पार्ट के रूप में देखिए तो 11 है, भाग के रूप में देखिए 11 है, तो 11 बराबर आप लिख सकते हैं 10, 11 बराबर 10। तो उसने हमसे पूछा कि उसकी कुल यात्रा की लंबाई जो कि 20 थी, 11 का मान यदि 10 है तो 20 का मान बताओ कितना होगा। बस इतना ही कंपैरिजन आपको करना है। आपको देखने में लग रहा होगा कट नहीं रहा है, लेकिन कट जाएगा। बड़े कटे ना कटे कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन से या सही स्टेप से मतलब होता है। आप इसका इससे गुणा करें, 200 हो जाएगा। 200 को 11 से भाग कर दें, 11 के 11 होता है, 9 जीरो 11 88 होता है। 18 के साथ अगर देखिए तो एक ही विकल्प है और सी ऑप्शन है। 18.18 किलोमीटर की टोटल दूरी है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे एक्चुअली करना क्या चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा फोकस बना लें तो यह सवाल आसानी से आपका हल हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं आएगी। और देखिए आप सब लोग कर भी रहे हैं, 18.18 इसका राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा। जैसे बता रहा हूं इसी प्रकार से अपने प्रोसेस को समझिए, कंफर्म करिए। आए हुए सवालों को आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज ऐसे नॉर्मल नहीं है, आए हुए सवालों को आप देख रहे हैं। अगला देखिएगा, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, सुपर टेट का सवाल है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं बिना किसी तरह के कंफ्यूजन के। इस नोट को करने से पहले एक चीज देखिए ध्यान से, औसत के बारे में सबको इतना तो पता होना चाहिए कि यह योग बटा संख्या होता है। अगर हम आंकड़ों का योग करें और आंकड़ों की संख्या से उसको भाग करें तो वही क्या होता है, औसत होता है। अगर जैसे हम आपसे कह दें कि हम विषम की बात कर रहे हैं, तो विषम में हमने संख्या लिखा और हमने क्या लिखा, औसत लिखा। विषम में हमने संख्या लिखा और औसत लिखा। प्लीज जिसका हो जाए कंफर्म करिए। अगर हम आपसे कह दें कि एक विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो पहली विषम संख्या एक ही होती है। और अगर एक ही विषम संख्या है, समझिए, एक पहली संख्या, अच्छा औसत का मतलब क्या हुआ, योग बटा संख्या। जैसे हमने कहा कि हम पहली विषम संख्या की बात कर रहे हैं, तो पहली विषम संख्या कौन है, तो आपने कहा सर एक है। अब उसका जोड़ भी वही है, मान भी वही है, और अगर संख्या भी वही है तो 1/1 करेंगे तो उसका औसत एक ही आएगा। दो विषम संख्या की बात करें तो दो विषम संख्या में कौन कौन आएगा, एक आएगा, 3 आएगा। 1 3 मिलके कितना होता है, 4, 4 को 2 से भाग करिए, 2 आया। 3 विषम संख्या का औसत 3 होगा। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, आप ट्राई करना हो तो करके देख लीजिए। 4 विषम संख्या का औसत 4 होगा, ऐसे n विषम संख्या का औसत n होगा। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्या पूछा गया कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत सिंपली आप मानो कितना होता है, n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n होता है। तो जितनी संख्या आपको दिया है उसका औसत उतना ही होगा, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। तो आप लिख सकते हैं जैसे प्रथम 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, सिंपली आप बता दें कि अगर उसने 100 तक बोला है तो 100 ही औसत हो जाएगा, ठीक है। 100 विषम, सॉरी, लेकिन एक चीज यहां पर देखिए, ये एक अलग प्रोसेस है। अभी एक चीज हम लोग दूसरा कर रहे हैं यहाँ पे,
मैंने कहा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमको यहां पर अगर पता करना है तो हम कहते हैं n होता है, लेकिन ये तब होता जब हम प्रथम n, अब ये सवाल का उत्तर एक कब का है पता है, जब हम आपसे कहते कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, 100 विषम संख्याओं का औसत, ये तब के लिए सवाल हो जाता और उत्तर कितना आता, 100 आता। बट आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे कुछ और पूछा है, उसने हमसे क्या बोला, वर्डिंग पढ़िए, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब 100 तक की सभी विषम संख्याओं के लिए अलग एक प्रोसेस फॉलो करिए, ये कई चीजें इसमें आप सीख रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब आपसे कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो इसको पॉइंट करिए, देखिए क्या कहना चाहता है, समझिए। ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये है, क्या है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। अब एक चीज और दिमाग में रखिए, यहीं पर एक फार्मूला और काम करेगा। अगर आप 100 तक की सभी विषम संख्याओं की बात करें तो पहली विषम संख्या कौन, 1, दूसरी कौन, 3, अगली कौन, 5, अगली कौन, 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते अंतिम कौन, 99। मतलब पहली संख्या क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 99 है। और आपने नोटिस किया प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच कितने कितने का गैप है, तो आपने कहा सर 2-2 का गैप है। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं के औसत की बात कर रहे हैं, हम प्रथम 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत काउंट करने जा रहे हैं, तो आपने प्रथम 100 तक मतलब 100 तक की विषम संख्याओं में शुरुआत 1 से करी और कहां तक पहुंच गए, 99 तक। और आपने नोटिस किया सभी विषम संख्याओं के बीच कितने कितने का अंतर है, बोलो। 2 सवाल हम कर रहे हैं, विषम से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दे रहे हैं, 2-2 का अंतर है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जब कभी भी संख्याएं क्रमिक हो, क्या हो, क्रमिक हो। क्रमिक का मतलब भैया पदों के बीच का अंतर समान हो। क्रमिक का मतलब ही होता है पदों का अंतर समान हो, ठीक है, पदों का अंतर क्या हो, समान हो। ऐसे में जो औसत होता है, क्या होता है, औसत। औसत हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। ऐसी स्थिति में औसत हमेशा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होगा। पहली संख्या क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 99 है। आपको इसका औसत करना है तो आप लिखते 1 + 99 बटा 2। 1 + 99 100 बटा 2 होता है और 100 बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50। तो राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन, अगर आप में से जो लोग बता रहे हैं एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। समझ गए बातों को। तो 2 सवाल आपने किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे, मुझे कंफर्म करिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछे प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो आप कह दीजिए 100 होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 होगा। एक प्रकार से यह जो सवाल था वो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत था, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कुल 50 सम और 50 विषम संख्याएं होंगी। जैसे 1 से 100 तक कुल 100 संख्या होती हैं और 100 में 50 ही सम होंगी और 50 ही विषम होंगी। तो उस रूल से भी अगर आप सोचिए कि पहली, जैसे हम आपसे कहते कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, तो आप 50 ही तो बताते इस नियम के हिसाब से। या इस पैटर्न का यूज करे रहिए, तो कभी भी कोई सवाल आए जिसमें गैप अगर समान पदों का है, तो हर केस में पदों का अंतर आपका अगर सेम है तो एवरेज होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमसे गुणनखंड पूछा है। ये जो सवाल आपके सामने है इसका हमसे गुणनखंड पूछा है, और यह गुणनखंड इस तरह से करना टफ है। मतलब अगर आप ये सोचे कि ऐसे डायरेक्टली बता दें तो यह टफ है। मतलब इस प्रक्रिया, ये पूछा गया, सुपर टेट का सवाल है, ये सुपर टेट का सवाल है, और जो लोग इसको कर सके मुझे बताएं, ठीक है। इस सुपर टेट का सवाल लिया गया है। ऐसे गुणनखंड आएंगे एग्जाम में, कैसे आप कर पाएंगे। जैसे मुझसे कहा x की पावर 4 + 64 है, मुझे इसका मान बताओ कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड निम्नलिखित में क्या है। मैं आपको बताऊं, अगर हम प्रसार करके देखें, जैसे आप इसका होलवर्क कर रहे हैं, तो इसका होलवर्क करेंगे तो x की पावर 4 होगा, प्लस, मैं तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, कंफर्म हो जाएगा। x की पावर 4 होगा, प्लस 8 × 8 = 64 होगा, प्लस 2 × 8 = 16, x की, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, छोड़ दीजिए। यहां पर a² प्लस a प्लस b a माइनस b का रूल चलेगा, तो यहां पर होगा तो जरूर x की पावर 4, लेकिन आगे -64 होगा, प्लस नहीं होगा, तो ये विकल्प भी आपका खत्म हो गया, b वाला भी। सी विकल्प आप देखिए, जैसे विकल्पों के आधार पर ही डिसाइड करना यहां पॉसिबल है। अब अगर हम इसमें जाएंगे ना, तो थोड़ा सा देखिए डाउट क्या है। जैसे अपने पास
एक्स स्क्वायर अगर हम जैसे लिख देते एक बार -4x, ध्यान से देखिएगा, और इसको लिख देते +8, अलग से कली देखिए ऐसे कर देते हैं। दूसरा अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर -4x -8 कर देते हैं। एक प्रकार से a प्लस बी और a माइनस बी का रूल चल गया, समझ रहे हैं? यस, हाँ यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, आप इसको देखिए, अब एक रूल आप लोगों को इसी बिहाफ पर इसको भी मैंने लिखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी होता है। a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो यहां भी अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है तो उस हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल वर्ग होगा -8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप चेक करो क्या ये मैच करा रहा है। अगर ये मैच कर गया तो यही फैक्टर है, और नहीं होगा तो डी ऑप्शन पर चलेंगे। तो पहले इसी को देख लीजिए, इसका हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर माइनस 2 चौके 8x क्यूब हो जाएगा। जो सेट नहीं होगा देखिए, इससे मैच नहीं करेगा तो ये भी खत्म हो गया। अब बचता है केवल डी। अब डी को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इसको अलग करके तब 4x करिए, करेक्ट है। इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x करिए। अब आप वही a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से, a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल वर्ग करिए प्लस 4x का होल स्क्वायर करिए। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, x की पावर 2 मतलब x की पावर 4 होगा, 8 अठे 64 होगा, 2 अठे 16 एक्स स्क्वायर होगा माइनस 16x स्क्वायर होगा। देखिए खत्म हो गया, केवल और केवल डी ऑप्शन होगा। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 64 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 64 जो आपको किस में दिख रहा है, डी विकल्प इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। यस, इस संख्या इस स्टेटमेंट का, इस पॉलीगन का जो फैक्टर होगा दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देना पड़ेगा, सवाल आया है और ऐसे ही कर पाएंगे। कंफ्यूज किया है लोगों को, जो लोग नहीं उतना अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पर अपना कॉन्फिडेंस रख पाते हैं उनके लिए भाई ये कंफ्यूजन का विषय है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। चौथा सवाल आपका डन होता है, आई होप समझ में सबको आया होगा। पांचवें पर देखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी प्रेजेंट एज रेशियो 3:5 है, वर्तमान में 3 और 5 के अनुपात में है। 5 साल बाद कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 13:20 का हो जाएगा। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 का होगा। 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे, 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे। तो बी की वर्तमान उम्र बताओ क्या होगी। यहां पर एक 3 है, दूसरा कितना है 5 है, एक ए है और दूसरा कितना है बी है। अब ये कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद ए भी बढ़ा, 5 साल बाद ए भी बढ़ा। देखिए एक बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर दो लोग इस समय जो भी एज के हैं, मतलब एक बड़ा है एक दूसरा छोटा है, इस हिसाब से भी, और जनरली भी ऐसा होता है, बराबर बराबर बहुत कम लोग होते हैं। अगर ये रेशियो है इस समय, अर्थात एक कोई छोटा है दूसरा बड़ा है, तो जीवन भर उनकी आयु का अंतर समान रहेगा। अगर हम आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हमारी आपकी एज का रिलेशन है, जिसकी भी जो एज का रिलेशन है, आप अपने घर में ही अपनी एज का कंपैरिजन कर लीजिए। आप जिससे जितना बड़े हैं, आप 10, 20, 50 साल बाद भी उससे उतना ही बड़े रहेंगे, और जिससे जितना छोटे हैं 10, 20, 50 साल बाद भी उससे उतना छोटे रहेंगे। मतलब आयु का अंतर जीवन भर समान रहता है। लेकिन अगर आज आपकी आयु का कोई रिलेशन है, तो 5 साल बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 5 आपकी भी उम्र में जुड़ेगा, 5 अगले की भी उम्र में बढ़ेगा। भाई दोनों लोग तो बढ़ेंगे, एज बढ़ता जा रहा, हम सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कह रहा 5 साल बाद इनकी आयु का जो रेशियो बनेगा वो 13:20 बनेगा। अब हमसे बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि अगर हम एज का डिफरेंस सेम देख रहे हैं, 5 साल बाद जा रहे हैं, तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। 3 से 13 है मतलब 10 बढ़ा है, 5 से 20 है अर्थात 15 बढ़ा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेशियो के डिफरेंस को भी सेम बनाएं, और सेम बनाने के लिए उसी आयु के अंतर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 7 का, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 का। आप एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर दो और इसको आप 7 से गुणा कर दो। कर दिया हम लोगों ने। 7 से गुणा करते ही 21 होगा, 7 × 5 = 35 होगा। 2 से करते या 26 होगा और या 20 दूना 40 होगा। 21 से 5 26 होता है और 35 से 5 40 होता है। तो यहां पर साफ साफ दिख गया कि जो एज का डिफरेंस है वो 5 का आ गया, और वही रेशियो एज मतलब
जो रेशियो का डिफरेंस है वही एक्चुअली एज का भी डिफरेंस है। अगर 5 बराबर 5 है तो 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। और आपको बी की वर्तमान उम्र बतानी है, वर्तमान में बी का अनुपातिक भाग कितना है बताएं, 5 है। कितना है, सॉरी कितना है, 35 है। यहाँ पर एक, यहाँ 35 आया था ना, तो 35 बराबर 35 हो जाएगा। 35 साल इसकी उम्र है, जो कि आपको डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। 35 साल इस समय वर्तमान उम्र है किसकी, बी की। तो इसके हिसाब से आप पॉइंट कर सकते थे और नोट कर सकते थे, वैसे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये प्रोसेस एकदम डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पांचवा हो गया, छठे पर। ये बहुत शानदार सवाल है और अक्सर पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, ठीक है। आपको जैसे दिया है 3.718 बराबर 1/0.2689, ये दिया है, इसकी वैल्यू करेक्ट है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 1/, मुझे बताओ 0.0003718, इसका मान बताएं। एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि क्या समझ रहे होंगे, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं 3.718 का, तो यह मान आपका ऊपर चला जाएगा, अर्थात इसका भी रेसिप्रोकल 0.2689 होगा, करेक्ट है। अब आप यहां पर दूसरा काम करने जा रहे हैं, क्या, दशमलव अभी तक कितने स्थान पर था, 3, तो 3 से और 4 स्थान तक बढ़ाने जा रहे हैं। 4 स्थान मतलब 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, मतलब इसको आप करने जा रहे हैं कुछ ऐसा। 8 रहेगा, 1 रहेगा, 7 रहेगा, 0 रहेगा, अच्छा 3 भी आ गया उसी लपेटे में, 3 आ गया 1 स्थान और 3 स्थान 0 पर, ये आपने कर दिया इसी को। जैसे इधर करेंगे आप 0 बढ़ाएंगे, उधर का मान बढ़ता चला जाएगा। आपने कितने स्थान डेसिमल को शिफ्ट किया बताइए, इसको देखकर बताइए। 3 तो पहले से उसके पास बैकअप था, 4 स्थान आपने शिफ्ट किया। ये जो 4 स्थान आपने शिफ्ट किया है, इस वैल्यू में भाई देखो रिजल्ट तो वही आएगा, 2689 ही आएगा, बट क्योंकि आपने 4 स्थान एक्स्ट्रा शिफ्ट किया है, तो आपको 1 के बाद 4 0, मतलब इस वैल्यू को ऐसे लिखना चाहिए। इस वैल्यू को लिखना कैसे चाहिए पता है, आपको सबसे पहला काम लिखना चाहिए 2689, और उसके बाद जितने डेसिमल आपने क्रॉस किए हैं उतने तो पहले आप 0 लगा दें, लगा दिया, और जितने स्थान पर दशमलव था उतने स्थान पर दशमलव लगा दें, तो इसका सही जो उत्तर होगा 2689 हो जाएगा, 2689 हो जाएगा। पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, पहला विकल्प। और ये बहुत कंफ्यूज करता है। एक चीज और बता दूं, जैसे हमने जैसे अभी पेट में देखा था, तो पेट में ऐसे हुआ था, इस तरह का सवाल था। मैं इसको जब जब कराता हूं तो यही कहता हूं, अगर इसने लिखा है इतने का मान इतना है, तो कोई जरूरी नहीं कि इसका रिजल्ट, इसका रियल मान यही हो, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। यहां कोई भी वैल्यू हो सकती, जो रहेगी उसी के हिसाब से आंसर हमको देना पड़ेगा। आपने देखा कि यह वैल्यू अगर इतनी थी, तो इसका उल्टा करिए तो इसका भी उल्टा हो गया, हो गया। दूसरी तरफ हम लोग यहां पर उसी वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसमें चेंज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ऑलरेडी 3 स्थान पर दशमलव था, 4 स्थान और शिफ्ट किया, तो 1 के बाद 4 0 आगे बढ़ा दिया वहां पे, और 4 0 को बढ़ाने के बाद दशमलव से इसको हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारा अमाउंट 2689 आएगा यहाँ पे राइट सोल्यूशन, जो आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है करेक्ट आंसर के रूप में। छठा हो गया। सातवें पर आइए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग इस तरह के सवालों को फेस करते हैं, यूपी टेट में खास करके ऐसे सवाल आते हैं। का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। पहले तो है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए होता है, ठीक है, ए है समांतर चतुर्भुज, इसकी बात मैं कर रहा हूं। इसकी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। अगर किसी को इसका क्षेत्रफल जानना है, तो कोई एक भुजा ले लो बेस, और इससे इसके समान भुजा के बीच की दूरी की हाइट कहलाती है। इसका जो एरिया बनता है वो बेस इंटू हाइट होता है। आयत, आयत यही समांतर चतुर्भुज का ही सिस्टम है। इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है, दुनिया जानती है इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। पतंग, पतंग एक फिगर है ऐसे, ये फिगर है, इसमें एक विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होते हैं। इसका जब हम आपसे एरिया कहेंगे, मान लो ये विकर्ण D1 है और ये विकर्ण D2 है, तो इसका एरिया आप हमसे पूछो तो 1/D1 इंटू D2 हो जाता है, अर्थात विकर्णों के गुणनफल का आधा हो जाता है। जो पतंग होगा, पतंग का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। चक्रीय चतुर्भुज इसमें कहीं से भी कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जो किसी सर्कल की सतह पर स्थित होता है। तो इसलिए पहले तो हम उस चतुर्भुज को कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली वह चतुर्भुज क्या है, उसका नाम क्या है। ये है चक्रीय चतुर्भुज। इसके क्षेत्रफल को जब तक उस चतुर्भुज को आप डिफाइन नहीं करके देंगे, तब तक हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है। तो कुल मिला के पतंग में भी ऐसा होता है, और एक फिगर और होता है,
जिसे कहते हैं रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है, क्या पता है? रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। ये प्रोसेस समचतुर्भुज में भी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आप याद करिएगा 1/2 d1 इंटू d2 होता है। प्रोडक्ट के विकर्ण के प्रोडक्ट का आधा होता है। तो अगर पतंग है और रोम्बस है तो दोनों में यह चीज अप्लाइड होगी। प्लीज इसको फॉलो कर लीजिएगा, समझ रहे ना? यस, ये आपका सही सूत्र है इसका, 7वें का मैंने आपको बता दिया। 8वां नोट करिएगा, सवाल क्या कहता है, पढ़ते चलिएगा, कंफर्म करिएगा। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है, ये पूरी तरह से है तो 2D का, 3D का बेलन की बात कर रहा है, हाँ, लेकिन सही पूछा जाए तो इसमें प्रोसेस है परसेंटेज का। जब किसी मान में परिवर्तन पर परिवर्तन किया जाता है तो उसी को सतत परिवर्तन कहते हैं, कंटिन्यूड चेंज कहते हैं। और उस कंटिन्यूड चेंज में एक बार अगर आपसे परसेंटेज वृद्धि बोला है, फिर आपसे परसेंटेज कमी बोला है, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो सवाल जो हमसे कह रहा है कि इसके हमें आयतन में परिवर्तन बता दो, क्या होगा। इसके लिए पहला काम तो हमें प्रतिशत का आयतन कंफर्म होना चाहिए, बेलन का आयतन क्लियर होना चाहिए। तो बेलन भैया ए होता है, ये है जो वायर होता है, पाइप होती है, उसी को बेलन कहते हैं। ये बेलन है भाई, समझिएगा सभी लोग, करेक्ट है। अब बेलन में ये रेडियस है, ये हाइट है। इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। दरअसल इसमें जो त्रिज्या है ना वो 2 बार यूज की जाती है, आर इंटू एच होता है। और पाई को आप लोग छोड़ दीजिए, पाई से मतलब नहीं। जब हम इसको परिवर्तित करते हैं त्रिज्याओं को और ऊंचाइयों को, तो निश्चित तौर पर इस पाई का रोल भी वहां जाता है और सेम रहता, तुलना में उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। साफ साफ सतत यहां काम करता हुआ आपको दिख रहा है। और सतत कैसे काम करता है उसको सुनिएगा। जैसे आपको इतना परसेंटेज शायद मैंने भी पढ़ाया हो या आपने पढ़ा हो, 20% 1/5 होता है, सबको जानकारी है। यस, ये भी 20% 1/5 होता है। और आपने देखा था कमी हुई है त्रिज्या में और ऊंचाई में क्या हुई बताएं? वृद्धि हुई है। कमी त्रिज्या में हुई है, ऊंचाई में वृद्धि हुई है। ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है और न्यू वॉल्यूम है। अब कैसे कैसे हो रहा सुनिएगा। हम इसको 20% जो यहां पर एक, चलो कहीं से भी ले लेते हैं, ये त्रिज्या वाला है, ये त्रिज्या का है और ये ऊंचाई का है, ठीक है। चलिए, तो त्रिज्या में कमी हुई है तो त्रिज्या को हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आर इंटू आर है, त्रिज्या को 2 बार यूज करना है। तो कमी कैसे दर्शाएंगे? कहेंगे 5 में 1 घटकर 4 हो रहा है, फिर 5 में 1 घटकर 4 हो रहा है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर वृद्धि को दर्शाएंगे कि 5 में 1 जुड़कर 6 हो रहा है, बस ऊंचाई में 1 ही बार लिया जाएगा। अब आप क्या कह सकते हैं सुनिए, आप कह सकते हैं 125 अगर था पहले तो 4 चौके 16 छक्के 96 हो गया। 96 का मतलब कमी हुआ, तो यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ाया है। अच्छा, लिखा तो है कम, तो इसका मतलब है जो परसेंटेज है कम वाले हैं। 125 से आपका 96 हो रहा है, तो कितना घट रहा है खुद सोचिए। 15 से 6 9 घट रहा है, 11 से 9 2 घट रहा है, 29 घट रहा है। 29 गुणे 100/125 कर दें, ठीक है। 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, ठीक है। 4 9 36, 4 2 18, 18 3 21, 216 बटे आप 5 कर दें, 5 चौके 20। यहां पर विकल्प है नहीं उस तरह से। आप एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए जो हमारे पास कमियां हो रही हैं, कमी कितने की हो रही है एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिर से मैं कर दे रहा हूं, 125 से आपका 16 छक्के 96 है, ठीक है। कितना घट रहा है? 15 से 6 9 होता है, 11 से 9 2 होता है, 29 की कमी हो रही है। 29 गुणे 100 बटे आप 125 कर सकते हैं। 29 गुणे 100 बटे 125, 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, 4 9 36 होता है, 4 दूना 8, गलत लिखा था, 8 3 11, 116 होता है, ठीक है, 116 होता है। और 4 दूना 4 9 36, यस, 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 दशमलव कितना हो रहा है 2। पहला विकल्प है 23.2% की वृद्धि आयतन में आपको देखने को नजर आ रही है। जो फर्स्ट मतलब 8th क्वेश्चन का पहला विकल्प है 23.2% आप लोग लगा सकते हैं। यस, बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। अगला देखिएगा, किसी धनराशि, बहुत ध्यान से सभी लोग सवालों को पॉइंट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। किसी निश्चित समान धनराशि वार्षिक, देखिए क्या लिखा, किसी निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, मतलब साधारण ब्याज की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही क्लियर होती है। साधारण ब्याज बहुत ही वैल्यूएबल टर्म है और ये क्या करता है ना, अपने प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं करता है, या बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन बढ़ने में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करते हुए
समान प्रक्रिया में बढ़ता है। जो आपको पहले साल का साधारण ब्याज दिखेगा वही दूसरे का, वही तीसरे का, वही चौथे का, वही प्रोसेस कंटिन्यूड होता है। चक्रवृद्धि बड़ा खतरनाक होता है, वो पिछले वृद्धि पर बेस्ड हो जाता है, पिछले परिवर्तन पर आधारित हो जाता है, इसलिए इन दोनों में अंतर भी आता है। निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 6,000 रुपए और 7 वर्ष में 6,750 रुपए हो जाती है। वह धनराशि पूछ रहा है कि एक्चुअली क्या था, वह प्रिंसिपल क्या था, ये हमसे पूछा गया है। आइए ट्राई करते हैं, समझते हैं। एक हमारे पास प्रिंसिपल था, ठीक है, एक धन था, हमने उसको जब निवेशित किया तो 4 वर्ष बाद ये हो गया 6,000, ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या हो गया 6,000, और यही पैसा और हम आगे बढ़ाते हैं 7 वर्ष बाद, ये हो गया 6,750, ठीक है, 6,750, 4 वर्ष बाद 6,000 और 7 वर्ष बाद 6,750 हो गया। वह धनराशि अर्थात यह प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है। बताइए, कंफर्म करिए अगर किसी का हो जाए। बहुत बढ़िया, देखिए आपके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप प्रोसेस करिए, कंफर्म होगा। मेरा यह कहना है कि हमारा पैसा 4 साल में 6,000 हो रहा है और 7 सालों बाद 6,750। और आप खुद सोचकर बताएं कि यहां से यहां तक का गैप कितना है। तो आप कहोगे सर ये तो 3 साल का गैप है। 3 साल में आपको ब्याज मतलब बढ़ता कितना दिख रहा है? आपने कहा सर 750 दिख रहा है। 3 साल में हमें 750 रुपए का ब्याज इंक्रीज होता दिख रहा है। करेक्ट है? यस। अगर 3 साल में इतना दिख रहा है, बातें समझते चलिएगा, तो आपको 1 साल में कितना ब्याज दिखेगा? 250 का। 1 साल में हमें 250 का ब्याज दिखा। करेक्ट है? हमें 1 साल में 250 रुपए ब्याज के रूप में दिख गया। और आप खुद सोचकर बताओ कि यहां से यहां तक में कितने साल का गैप था? कहोगे सर 4 साल का। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 250 को 4 से गुणा करें, 1,000 रुपए आएगा। अब आपसे दर भी पूछ सकता है, लेकिन इसने केवल हमसे पूछा था प्रिंसिपल क्या था कि जो अमाउंट बनता है, ये अमाउंट में 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है, दूसरा ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल तो बेचारा बचा है ऐसे पी, इसी में इसी ब्याज को ऐड कर दें, बराबर 6,000 हो गया, तो पी का मान 5,000 हो जाएगा। 5,000 राइट सोल्यूशन इस सवाल का बन जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। इस तरह से आपने इसको पॉइंट किया। अगला सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम लोग इस सेशन का आज अंतिम सवाल इसको रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे इसको लेकर के, लेकिन आपके लिए अवेलेबल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्लीज सभी लोग ट्राई कर देख क्या हो सकता है। एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। एक अध्यापक महोदय रिटायर्ड हो जाते हैं, निकल जाते हैं समूह से। उनके स्थान पर 25 वर्ष के एक नए अध्यापक शामिल होते हैं। मतलब जो रिटायर्ड हुए उनकी उम्र ज्यादा रही होगी, पक्का है। वो जब गए तो उनकी जगह पर 25 साल के एक अध्यापक की नियुक्ति होती है। आप भी जब अध्यापक बनेंगे तो आप सोचिएगा आपकी उम्र क्या रहेगी, सोचिएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा। आपकी नियुक्ति इस उम्र में हो तो अच्छी बात है कि नहीं, 25 साल में। और रियली आपकी उम्र आपके ज्वाइनिंग के समय क्या रहेगी, आप सोचना और बताना हमें, ठीक है? वैसे उम्र कोई बताता नहीं, लेकिन लिख सकते हो आप लोग। परिणामतः अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, जिसकी वजह से अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। सेवानिवृत्त अध्यापक की उम्र बताओ कितनी थी? जो अध्यापक रिटायर्ड हुए हैं उनकी उम्र कितनी रही? ये समूह में किसी एक के आने से अगले के चले जाने पर आधारित है। मतलब यह रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। रिप्लेसमेंट जिसे स्थानांतरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई एक समूह है, मान लीजिए समूह है और समूह में सदस्य हैं, 10 टोटल लोग हैं। इसमें क्या होता है, एक अध्यापक रिटायर्ड होते हैं, आउट होते हैं, निकल जाते हैं, और एक अध्यापक इन करते हैं, शामिल होते हैं। इनकी उम्र है 25 साल। जो रिटायर्ड हुए उनकी उम्र हमको नहीं पता है, लेकिन आपने देखा कि औसत घटा। आपने देखा होगा संख्या पे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 का समूह था, एक गया एक आया, तो निश्चित तौर पर संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन औसत घटेगा। क्या होगा? औसत घटेगा। अब औसत अगर घटा तो निश्चित तौर पर क्या होने वाला है, आप सोच लीजिए। औसत में जो परिवर्तन होता है एक्चुअली ना, वो इन पर जो शामिल होता है उस पर बेस्ड होता है। जो शामिल हुआ उस पर बेस्ड होता है। तो शामिल अगर यहां पर होने वाला कम है तभी औसत घटेगा। तो हमें निकालना क्या है? जो गया है, जो ज्यादा है, इसको ज्यादा बनाना है। ज्यादा बनाने के लिए आपको इस संख्या में जो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो टीचर आया है, उसमें क्या करना चाहिए? जितना औसत में कमी हो रही है 3 कर दीजिए, गुणे संख्या आप लोग मल्टीप्लाई कर दें,
तो यह मान 55 वर्ष हो जाएगा। अर्थात जिस टीचर को रिटायर किया गया है उसकी उम्र कितनी थी? 55 साल थी, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। सभी लोग इसको पॉइंट कर लें, समझ लें और आज के सेशन को यहीं पर एंड कर दें। बाकी कल के सेशन में फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात करते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।